हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के वीडियो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 देने वाले झारखंड बोर्ड के उधर बहुत ही खासम खास है, क्योंकि इसमें हम लोग मोस्ट वायरल क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस की बात करें जो इसमें से आप लोग एग्जाम में जरूर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये बिल्कुल सारे के सारे ऑफिशियल झारखंड बोर्ड के क्वेश्चंस है, तो भाई इससे क्वेश्चन रहना ही रहना है। और हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे, यानी कि आप लोगों को पहले भी मैं पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो एक तो रिविजन होगा, प्लस आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फटाफट से सभी को शेयर कर दीजिए। आप लोग बताइएगा जरूर कि इसमें जो मैं 40 क्वेश्चन आप लोग बताने वाला हूं, आप लोग इसमें से कितना का उत्तर पहले से आता था। ठीक है, तो चलिए फटाफट बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए और हाँ, चैनल पर पहली बार आना सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए हर एक वीडियो पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोगों का है क्या कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सबको पता है, महात्मा गांधी इनके लेखक हैं। महात्मा गांधी एक पुस्तक लिखे थे। अगला सवाल है, महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण, और परिचय लिखा इरविन होता, महत्वपूर्ण किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था? जी हाँ, तो इसका हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का नमक। नमक पर कर लगा दिया गया था और इसके विरुद्ध में महात्मा गांधी ने पत्र लिखा था, बट इरविन साहब ने मना कर दिया था। फिर महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू कर दिया था और वहीं से दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। याद रखना, 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, सॉरी नमक यात्रा शुरू हुआ था। और आप लोग कमेंट करके बोलना कि कौन सा तारीख को, ठीक है, नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया था। कमेंट करके जरूर बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ये वीडियो में बता चुका हूं इसको। जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले किस मेले में शिरकत करने के लिए गए थे? कौन सा मेले में जमा हुए थे? तो भाई बैसाखी मेला हो जाएगा इसका सही उत्तर। प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया? तो भाई युद्ध के नाम पर कर्ज भी लिया गया, सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया गया, करों में भी वृद्धि यानी टैक्स में वृद्धि कर दिया गया, और इनमें से सभी, तो भाई इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ किया गया था जब प्रथम विश्व युद्ध में पूरा हालत खस्ता हो गया था, तहस नहस हो गया था उस वक्त। अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों की एकता सूत्र बांध सकता है, यह विश्वास किनका था? अहिंसा वाला बात है भाई, महात्मा गांधी सबसे पहले रहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? तो भाई बैसाखी में। तो रिपीटेड क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई? बच्चा बच्चा याद क्या एकदम जुबान में आ गया है, चौरी चौरा नामक हिंसात्मक घटना से हुई थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन चौरी चौरा अब कई बार बता चुका हूं। यहाँ पर पुलिस कर्मियों को उत्तर प्रदेश का जगह है चौरी चौरा। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि चौरी चौरा कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है, जहाँ 22 पुलिस कर्मियों को जला दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भाई भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। ठीक है, और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, गदर पार्टी का स्थापना मैट्रिक बताया था भाई, गदर में निधवाल है तो इसमें हरदयाल रहेंगे, तो लाला हरदयाल जी गदर पार्टी का स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, देखो, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया था? तो भाई अविंद्रनाथ चटर्जी हो जाएगा। ठीक है, अविंद्रनाथ चटर्जी, अविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को चित्रित किया था। अगला प्रश्न है, अविंद्रनाथ टैगोर दामोदर घाटी जो कि पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में है, ठीक है, झरिया, रानीगंज, बोकारो आदि किस कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? टर्शियरी, प्राइमरी, गोंडवाना की बादामी? तो भाई ये गोंडवाना के अंतर्गत आता है। ठीक है, मेनली कोयला 2 टाइप्स के होते हैं, एक टर्शियरी और एक गोंडवाना। ठीक है, अब पुराने अपना एजेस के आधार पर ये डिसाइड होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर तो इसका सही उत्तर हो जाए क्या? गोंडवाना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, भारत में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र मुंबई हाई, अंकलेश्वर, डिगबोई, इनमें से सभी? तो भाई इनमें से सभी हो जाएगा, सारे के सारे पेट्रोलियम क्षेत्र है प्रमुख, इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे भाई, बेलाडीला जो कि बस्तर छत्तीसगढ़ में है, किस लोहा इसका खनन किया जाता है? तो भाई हेमेटाइट का। कौन सा? हेमेटाइट का, बेलाडीला। ठीक है, बेलाडीला में कौन सा किया जाता है? तो भाई हेमेटाइट, याद रखना, बेलाडीला में हेमेटाइट। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देख लो क्या है कि विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? चूना पत्थर, मैग्नीज की अभ्रक? तो भाई अभ्रक इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? अभ्रक हो जाएगा सही उत्तर। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 हो गया जी सही। ठीक है, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में ये यूज होता है अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है? भाई आधारभूत उद्योग, आधारभूत खनिज, औद्योगिक विकास की रीढ़ जो बोलो एक निकल कर आता है वो है लौह अयस्क। ठीक है, इसके बिना भाई कोई उद्योग चल ही नहीं सकता है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आती है? कौन सी परियोजना? तो हो जाएगा भाखड़ा नागल परियोजना। ठीक है,
कौन सी? देखो भाई ब्यास है तो ब्यास को मत मार देना, पिछली बार ये सवाल एग्जाम में आया था, बहुत सारे बच्चे गलती किए थे। कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है? तो भाखड़ा नागल परियोजना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? हीराकुंड बांध कौन सा नदी पर बना हुआ था? भाई महानदी पर बना हुआ था। हीराकुंड बांध कहां पे बना हुआ था? महानदी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो अभी देखो इस सवाल को घुमा कर पूछा कि कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों काम किया? सतलुज ब्यास बेसिन, ठीक है, जो सतलुज नदी है, तो उसमें भाखड़ा नागल परियोजना है। अब वही क्वेश्चन घुमा के पूछा है कि भाई भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? तो सतलुज ब्यास नदी पर बना हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किस, देखो इससे आप लोग का सीख भी रहे हो जो चीज नहीं पता, और रिवीजन भी हो रहा है, ठीक है। फटाफट से रिवीजन आप लोग का वन शॉट हो जा रहा है, और जो सीख भी रहे हो, बहुत अच्छा अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से किस नदी पर टिहरी बांध बनाया गया है? तो भाई भागीरथी। टिहरी और भागीरथी याद रखना, रॉ याद रखना, उससे टिहरी और भागीरथी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 टिहरी और में मतलब टिहरी बांध कहां बनाया गया? तो भागीरथी नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर? तो नागार्जुन, इसमें अर्जुन का नाम आ रहा है तो श्री कृष्ण जी रहेंगे साथ में, ठीक है, जय श्री कृष्णा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो श्री कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है, ग्रामीण स्थानीय सरकार किस नाम से लोकप्रिय है? तो भाई इसको पंचायती राज बोलते हैं, पंचायती सरकार बोलता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में होने वाले विवादों का निपटारा करता है न्यायपालिका। सबसे ऊपर बैठे हुए हैं ना भाई, कुछ भी विवाद हो चल जाओ न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला, समवर्ती सूची में कितने विषय है? समवर्ती सूची में कितने विषय है? तो समवर्ती सूची में याद रखना, इसमें दोस्तों 52 विषय है। समवर्ती सूची में कितने विषय है भाई? समवर्ती सूची में 52 विषय है, ठीक है, ठीक है। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समवर्ती सूची में 52 विषय है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो भारतीय संघ में राष्ट्रपति होता है, राज्य में उपराष्ट्रपति नहीं नहीं नहीं, नगर में नगर निगम होता है, ग्राम पंचायत सरपंच मुखिया होता है। तो राज्य में उपराष्ट्रपति नहीं होता, ये भी तो भारतीय संघ में ही होता है। हर एक राज्य का अलग अलग उपराष्ट्रपति थोड़ी होता है। तो ऑप्शन में ख आपका असत्य हो जाएगा। संविधान में कुल कितनी भाषा का अनुसूचित? भाई 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। और क्या बताया, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखो, राज्य सरकार राज्य सूची का बनाता है कानून, बिल्कुल सही बात है। केंद्र सरकार संघीय सूची पर कानून बनाता है, बिल्कुल सही बात है। केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची, बिल्कुल सही बात है। स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार ये नहीं होता है भाई, स्थानीय जो सरकार है इसके पास अवशिष्ट अधिकार नहीं होता। अवशिष्ट अधिकार किसका होता है? तो ये केंद्र सरकार के पास होता है मेरे भाई। तो 26 का घ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सा? विकेंद्रीकरण के संबंध में क्या संबंध है? तो डायरेक्ट याद रख लो, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में 1992 में एक बड़ा कदम उठाया गया था, ठीक है। और इसी टाइम पे दोस्तों महिलाओं को पंचायत सरकार में राज्य में 1/3 पद आरक्षित किया गया था। तो ख नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 1992 में एक बड़ा कदम उठाया गया था वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में। भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है? तो भाई 3 स्तर की है, बताइए। केंद्र सरकार, इसके नीचे राज्य सरकार, उसके नीचे पंचायती राज सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। संघीय सरकार की विशेषता कौन सा नहीं है भाई? राष्ट्रीय सरकार को अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकार, देखो संघीय सरकार की विशेषता कौन नहीं है? राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकार को देती है। अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बंट जाते हैं। निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करता है। भाई ये नहीं है, ठीक है। जो पदाधिकारी निर्वाचित होते हैं वो क्या सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं? नहीं भाई, उसके ऊपर भी कई महामहिम बैठे रहते हैं, उसके नीचे भी कई सारे लोग रहते हैं, तो उसी के पास सारा अधिकार नहीं रहेगा, ये तो गलत बात है। तो ये भाई विशेषता नहीं है, गौ नंबर सही हो जाएगा। और आगे देखोगे 30 नंबर बोला है कि निम्न में कौन सुमेलित है? भाई सुमेलित कौन है? संघ सूची, पुलिस, कृषि, व्यापार, बिल्कुल गलत हो जाएगा। संघ सूची में पुलिस थोड़े होता है, ये तो राज्य सूची में आ जाएगा। राज्य सूची में प्रतिरक्षा बैंक, नहीं नहीं, ये तो संघ सूची में उल्टा पुल्टा कर दिया है भाई। समवर्ती सूची में वन विभाग उत्तराधिकार की अवशिष्ट शक्ति केंद्र सरकार, देखो समवर्ती सूची में वन विभाग उत्तराधिकार की अवशिष्ट शक्ति, और क्या बोल रहा है यहाँ पर दोस्तों, इस क्वेश्चन में जरा ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, समवर्ती सूची में वन विभाग उत्तराधिकार समवर्ती सूची में भी है, और अवशिष्ट अधिकार केंद्र सरकार के अवशिष्ट शक्ति जो है केंद्र सरकार के पास होती है। मतलब दोनों का दोनों ऑप्शन सही है, थोड़ा ध्यान दीजिए, ऑप्शन में कुछ गलती हुआ होगा, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन इसके सही है, याद रखना। समवर्ती सूची में वन विभाग उत्तराधिकार जैसे आते हैं विषय, अवशिष्ट शक्ति जो होता है केंद्र सरकार के पास ही होती है। मतलब दोनों का दोनों सही है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे एग्जाम में सवाल नहीं पूछा, एग्जाम में कोई एक वाला ही सवाल सही आएगा। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार क्या है? वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति है $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, वे समृद्ध देश है। वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति है $955 के या उससे कम है, तो ये निम्न आय वाले देश है। कि दोनों सही है कि इनमें से कोई और सही नहीं है? देखो, वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति है $995 प्रति वर्ष या उससे कम है, तो ये निम्न आय वाले देश है।
कि वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति $12,056 प्रति वर्ष से उससे अधिक है वे समृद्ध देश है। ठीक है, तो भाई इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना आप लोग का, तो इसका सही उत्तर आप लोग को हो जाएगा कौन नंबर, वही देश जिनकी प्रति व्यक्ति ऑप्शन में मत जाना, ये शायद ये गलत दिया हुआ है कि जिनकी प्रति व्यक्ति $12,056 या उससे अधिक है वही समृद्ध देश होते हैं। ठीक है, तो भाई इससे जो कम रहेगा समृद्ध नहीं होंगे। ठीक है, तो भाई $995 या उससे कम है वो निम्न आय वाले देश थोड़ी होंगे। $12,056 से कम है तो वो निम्न आय वाले होंगे, उससे अधिक है तो भाई समृद्ध देश होंगे। कौन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल, प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है, तो भाई प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है, क्योंकि भाई कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है और इसीलिए प्रति व्यक्ति आय को एक औसत आय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है, तो भाई धारणीय विकास। धारणीय विकास क्या भावी पीढ़ी कल्याण को परिभाषित करता है, मतलब जो अपना विकास तो कर रहा है, धारणीय विकास मतलब अपना तो विकास हो रहा है, साथ में साथ आने वाली पीढ़ी का भी विकास के बारे में सोच रहे हैं। सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है। सेवा क्षेत्र में भाई परिवहन आ जाएगा, संचार आ जाएगा, बैंकिंग आ जाएगा। गौ नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, जीडीपी का विस्तारित रूप निम्न में से कौन सा है। जीडीपी का विस्तारित रूप है सकल घरेलू उत्पाद, यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन रखा बिल्कुल सही हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद, इसको इंग्लिश बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनरेगा 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार के कितने दिनों की संख्या, मतलब मनरेगा के तहत कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है, तो भाई 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है। और भाई मनरेगा कब लागू हुआ था, तो भाई 2005 में। ठीक है, अगला सवाल है, 100 वेतन छुट्टी का प्रावधान संगठित क्षेत्र में, कई बार बोल चुके हैं हम किसी देश की प्रति व्यक्ति की आय की गणना कैसे कर सकते हैं। ठीक, उस देश किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दे करके निकल जाएगा भाई कितना, देखो कुल देश का आय कितना है बट एक कुल जनसंख्या भाग दे देंगे तो भाई एक व्यक्ति का आय हो जाएगा ना। ठीक है, तो कुल जनसंख्या कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर। सतत विकास का उद्देश्य क्या है, हम अपना तो विकास करें, आने वाली पीढ़ी का भी विकास करें। तो विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए। और अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। भाई केरल, जी हाँ, केरल की जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है। ठीक है, चलो ये था दोस्तों आप लोग का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो देखकर कैसा आप लोग कमेंट करके जरूर बोलिएगा, और आप लोग किस प्रकार वीडियो चाहते हो ये भी कमेंट करके जरूर बोलिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग के लिए उस प्रकार वीडियो अपलोड हो सके। चलिए, आप लोग वीडियो अपलोड हो रहा है रेगुलर, उसको देखिए। ठीक है, रिवीजन भी हो रहा है, पढ़िए अच्छे से, मेहनत करना पड़ेगा बाबू, तभी अच्छा नंबर आएगा। एक दियो वीडियो देखकर जाओगे बोलो सर मेरा नंबर अच्छा नहीं आया, तो नहीं चलेगा, मेहनत करना पड़ेगा, खुद को घिसना पड़ेगा। ठीक है, चलो लव यू ऑल दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।